नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सभी लोग आ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और डीएलएड का जो आपका क्लास चल रहा है उसी का आज नेक्स्ट क्लास है। यूनिट 4 आपका चल रहा था और इसका सेकेंड क्लास है आपका यूनिट 4 का, है ना। यूनिट 4 का ये सेकेंड क्लास है और आज यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कल तो संडे है और मंडे से आप लोग को शुरू किया जाएगा आपका यूनिट 5। ठीक है, मंडे से हो जाएगा आपका यूनिट 5 शुरू हो जाएगा, है ना। और इसका भी पीडीएफ आपको कल आपको संडे को दे दिया जाएगा मॉर्निंग में। ठीक है, और इसमें आपको नोट्स भी है और क्वेश्चन आंसर भी आपको उसमें दिया गया है। सभी लोग उसको एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी का जो क्लास होता है वो रात में डेली रात में 9 बजे से होता है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आप देख रहे हैं, ये 7857824310। तो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है, सब चीज़ आपका यही है। तो अभी तक आप हमारे ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। और उसमें 351 का चार्ज रखा गया है। जो लोग भी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो 351 का आप मात्र पेमेंट करना है दोस्तों। उसके बाद सभी पीडीएफ नोट्स आपको वीडियो मिल जाएगा और जितने भी डीएलएड हैं, समान अध्ययन, करंट अफेयर, सभी चीज़ों का आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो पेमेंट कैसे करना है? गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम तो सभी लोग चलाते हैं। उसी माध्यम से आपको ये जो नंबर दिया गया है 7857824310 और 9341550523 दोनों में से किसी नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के हमें भेज दीजिएगा। उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार। जी हाँ, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे दोस्तों? तो कल हम लोग लगभग आधा कंप्लीट कर लिए थे बहुत सारे टॉपिकों को। आज हम लोग देखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, यहाँ से हम लोग आगे आज कंप्लीट कर देंगे इसको, पूरे टॉपिक को। सभी टॉपिक यहाँ आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने लोग आ गए हैं। देखिए, आप लोग लाइव क्यों नहीं आते हैं पता नहीं, है ना। इतने सारे लोग एडमिशन ले चुके हैं लेकिन फिर भी लाइव नहीं आते हैं। नहीं देखिएगा तो फिर आप ही को घाटा करेगा, है ना। एग्ज़ाम के टाइम पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, फिर आप ही को समस्या होगा। तो मैं तो सभी चीज़ पढ़ा दूंगा आप लोग को, है ना। लेकिन आप लोग को भी डेली अगर लाइव आकर के पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, है ना। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और 9 बजे से डेली आपको क्लास मिलेगी। आज पढ़ेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। और चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का अर्थ क्या होता है? विशेष आवश्यकता मतलब कि दिव्यांग बच्चा, है ना। उसी का नया नाम दिया गया है, एक दिव्यांग बच्चा। और इसी के बारे में यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। पूरा यहाँ पर डिटेल से दिया गया है ना। जो भी मेन पॉइंट है उसको हम यहाँ पर देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है ना, वो दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, कई बातों में भिन्न होता है। सभी व्यक्ति एक समान थोड़ी होता है ना। सभी व्यक्ति, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति का क्या है, सभी अलग अलग हैं। कह रहा है कि व्यक्तियों के बीच यह भिन्नता उनकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से होती है। ठीक है, और कह रहा है कि ये विभिन्नताएं सामान्यतः सभी में पाई जाती है, परंतु जब कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति से बहुत अधिक भिन्नता रखता है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे क्या है, बहुत ज़्यादा भिन्नता है सभी चीज़ों में, है ना। शारीरिक रूप में भी भिन्नता है, मानसिक रूप में भी भिन्नता है ना। उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? दिव्यांग बालक या फिर विशेष आवश्यकता वाला बालक। ठीक है, चलिए ऐसे बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जाता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, उनकी पहचान एवं उनका वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो ये हम आगे अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रो एंड क्रो महोदय हैं, है ना। ये आपको मनोवैज्ञानिक है। इनके अनुसार विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे किस प्रकार के होंगे, तो ये दिया गया है कि ऐसे बालक की कुछ विशेष आवश्यकता होती है जिन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। और मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट शब्द का अर्थ अलग अलग तरह से किया है। जैसे कि क्रो एंड क्रो ने विशिष्ट शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे गुण या उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग में लाया जाता है जबकि वह व्यक्ति उस विशेष गुण को धारण करते हुए अन्य समान व्यक्तियों से इतना अधिक
असामान्य प्रतीत हो कि वह उस गुण विशेष के कारण अपने साथियों से विशिष्ट ध्यान की मांग करे। अर्थात देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अब कई तरीके से अलग किया गया है ना। तो आगे इसके बारे में काफ़ी डिटेल से आपको समझाया गया है, इस पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। कह रहा है कि विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण यहाँ पर कैसे किया गया है दोस्तों। तो कह रहा है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों के अलग अलग प्रकार बताए हैं। बिल्कुल है, सही है। और पांडे तथा श्रीवास्तव 2007 ने बालकों को उनकी विशिष्टता की प्रकृति एवं क्षेत्र के आधार पर निम्न प्रकार बताए हैं। किन्होंने बताया है? तो पांडे और श्रीवास्तव ने 2007 में इनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो जो पहला प्रकार है वो है मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, है ना। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक और सांवेगिक दृष्टि से विशिष्ट बालक और बहुविकलांग बालक। ठीक है, तो इनको 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। तो मानसिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रतिभाशाली बालक और दूसरा होते हैं मंदबुद्धि बालक। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा मानसिक रूप से, क्योंकि ये छांटने के लिए भी आपको एग्जाम में दे सकता है। दूसरा जो है दोस्तों, ये शारीरिक दृष्टि से बाधित है। शारीरिक दृष्टि मतलब कि जैसे कि शरीर में उसका क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे कि दृष्टि विकलांग हो सकता है, श्रवण दोष हो सकता है ना, या फिर अस्थि से संबंधित हो सकता है। ठीक है, वाक दोष हो सकता है, विरूपित या फिर अस्वस्थ विकलांग, मतलब कि ये आ जाएगा आपका शारीरिक दृष्टि से बाधित प्रकार का। ठीक है, अगला जो है वो सांवेगिक दृष्टि से, यानी कि इमोशन, है ना। कह रहा है कि इस वर्ग में 3 प्रकार के बालक आते हैं, है ना। सांवेगिक दृष्टि से विशिष्ट बालक में कौन कौन आते हैं? तो पहला दिया है इस वर्ग में निम्न प्रकार आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि असमायोजित और नैतिक विचलित बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक और सांवेगिक रूप से विशिष्ट बालक। एग्जाम में देखिए कैसे पूछता है क्वेश्चन, कह देगा कि बाल अपराधी जो बालक है ये किस के अंतर्गत, मतलब कि किस विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है? तो ये सांवेगिक दृष्टि से विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है, बाल अपराधी बालक। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो है वो है आपका बहु विकलांग बालक। कह रहा है कि इसके अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं जो एक से अधिक दृष्टि से विशिष्ट होते हैं, है ना। जैसे कि विशिष्ट बालकों की जो अगला पॉइंट है उसका पहचान कैसे किया जा सकता है। तो विशिष्ट बालकों की पहचान करने के लिए भी कुछ कुछ यहाँ पर नियम दिया गया है ना। तो कह रहा है कि कक्षा में विशिष्ट बालकों की पहचान उनकी विशेषताओं को कसौटी मान करके किया जा सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 पॉइंट दिया हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण करके हम पहचान लगा सकते हैं कि ये विशिष्ट बालक है, जैसे कि सामूहिक एवं व्यक्तिगत बुद्धि। दूसरा है दोस्तों कि उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हम पता लगाएंगे। तीसरा है अभिरुचि परीक्षण के द्वारा पता लगा सकते हैं, शारीरिक परीक्षण के द्वारा और मानसिक परीक्षण के द्वारा। तो ये जितने परीक्षण है ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही परीक्षण आपको पूछा जाएगा कि विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन सीधा पूछ देगा आपको, और ऑप्शन में यही आपको 4-5 ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, जो दूसरा जो है वो श्रवण दोष युक्त बालक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर दूसरा नहीं, ये अब हम लोग अलग अलग यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जितने भी विशिष्ट बालक है, जैसे कि श्रवण दोष युक्त बालक हो गया आपका, बहरे बालक हो गया, ठीक है, और भी अस्थि से संबंधित बालक हो गया, या फिर आपका दृष्टि दोष बालक हो गया, पिछड़े बालक हो गया, प्रतिभाशाली बालक हो गया। तो इन सभी को अलग अलग यहाँ पर काफ़ी डिटेल से आपको दिया गया है। तो श्रवण दोष युक्त बालक किसको कहेंगे, है ना। तो मतलब कि जिन्हें सुनाई नहीं देता है ना, जिनको सुनाई नहीं देता है उसको रखा जाता है किस श्रेणी में? तो श्रवण दोष युक्त श्रेणी में, है ना। मतलब कि जिन्हें सुनाई नहीं देता हो, ऐसे बालक जिन्हें सुनने, ध्वनियों को पहचानने तथा अर्थ लगाने में सहजता महसूस नहीं होती है, ठीक है, उसको रखते हैं हम श्रवण दोष युक्त बालक में। श्रवण दोष से युक्त बालक विकलांगता के शिकार माने जाते हैं, ठीक है, और श्रवण विकलांग बालक को 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। श्रवण दोष बालक को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा दोस्तों आपका बधिर अथवा बहरा बालक जिन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, और एक है कि ऊंचा सुनने वाला, मतलब कि एक ऐसे बालक जो मतलब कि जन्म से ही क्या है, बहरा है ना। देखिए, जो बहरा होगा वो गूंगा भी होगा, है ना। अगर जन्म से कोई बच्चा बहरा है तो वो जन्म से गूंगा भी होगा। बाद में अगर उसका कान किसी प्रकार से अगर खराब हो गया तब तो ऐसा स्थिति नहीं होगा, लेकिन अगर जन्म से कोई बहरा है तो वो गूंगा भी होगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो ऊंचा सुनने वाला होता है। ऊंचा सुनने का मतलब हुआ कि आप तेज बोलिएगा, है ना, आप जोर से बोलिएगा तब वो सुनेगा, है ना। मतलब कि कम सुनने वाला, ऊंचा सुनने वाला को कम सुनने वाला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है 2 प्रकार आपका श्रवण दोष युक्त, ठीक है।
तो चलिए इसी के बारे में यहाँ पर और भी डिटेल से आपको दिया गया है, आप इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रवण दोष के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई बच्चा बहरा है तो आखिर क्या कारण है कि वो बहरा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कई पॉइंट दिए गए हैं, आप इसको डिटेल से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कह रहा है कि बालक के माँ के गर्भ में होने पर माँ को लगी चोट, है ना, जब वो बच्चा गर्भ में है तो किसी प्रकार से अगर चोट वगैरह लग गया है तो उससे भी बच्चा क्या हो सकता है, श्रवण दोष हो सकता है, बहरा हो सकता है, या फिर सदमा की वजह से भी ये हो सकता है दोस्तों। तो ठीक है, कह रहा है कि बालक के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव इसका डाल सकता है। कह रहा है अगला पॉइंट कि किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर, कुपोषण का शिकार होने पर श्रवण दोष हो सकता है। तो ये सब महत्वपूर्ण कारक है, एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है ना, जैसे दे देगा एग्जाम में, है ना, कि श्रवण दोष होने के निम्नलिखित में से क्या कारण है, तो यही सब कारण है कि नहीं। तो ये कारण आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, इसको डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि श्रवण दोष युक्त विकलांग विद्यार्थी की शिक्षा। जी हाँ, जो बच्चे श्रवण दोष हैं, है ना, जो सुन नहीं सकते हैं, इन विद्यार्थियों की आखिर शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, है ना, उसको शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। तो कह रहा है कि बालक किस प्रकार का श्रवण विकलांग से ग्रसित है यह जानना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि वो मतलब कि पूरा मतलब कि कुछ भी नहीं सुन सकता है या फिर ऊंचा सुन सकता है, तो पहले ये हम पता लगा लें, है ना। कह रहा है कि जो बालक पूर्ण रूप से बहरे हैं या जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग अलग तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो कुछ सुन ही नहीं सकता है तो उसको कैसे, उसके लिए फिर अलग चीज़ की आपको व्यवस्था करना पड़ता है, अलग स्कूल की व्यवस्था करना पड़ता है, अलग टीचर की व्यवस्था करना पड़ता है, ठीक है। और चलिए, तो यही आपको आगे दिया गया है कि बहरे बालकों की शिक्षा कैसे दी जाएगी। तो इसको डिटेल से यहाँ पर लिखा है कि बहरे बालक की समस्याएं सामान्य बालकों की तुलना में काफ़ी गंभीर होती है। पहला पॉइंट है कि पूर्ण रूप से बहरे बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, और जिससे इन्हें मूक एवं बधिर विद्यालयों में भेजा जा सके जो पूर्ण रूप से क्या हो, बहरे हों। और दूसरा है कि ध्वनियाँ व सुनाई देने के कारण ये अपनी अभिव्यक्ति मौखिक रूप से नहीं कर पाते हैं, जिससे ये अपनी सहायता के लिए बोल नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि जो गूंगा होगा वो बहरा भी होगा अगर जन्म से ही अगर वो है तब। तीसरा है कि मूक बधिर बालकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि ये होठों के संचालन, हाव भाव, मुख, जिह्वा, तालु आदि की पेशीय क्षति का अनुभव कर विचारों को ग्रहण कर सके। तो ये बहुत सारे यहाँ पर आपको दिया है कि बहरे बालक की शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। जो अगला पॉइंट होगा वो है कि ऊंचा सुनने बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। यानी कि जो बालक मतलब कम सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं, आप तेज बोलिएगा तभी वो सुन पाएंगे। तो कह रहा है कि पूर्ण रूप से बहरे बालकों की तुलना में कम या ऊंचा सुनने वाले बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करना आसान है, क्योंकि इसके लिए मशीन भी आता है ना, मशीन लगा करके सामान्य रूप से वो काम कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उन्हें आसानी से जीवन की परिस्थितियों के साथ समायोजन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल्स इसके बारे में दिया गया है। कह रहा है कि ऊंचा सुनने वाले बालकों की श्रवण शक्ति के विकास के लिए श्रवण सहायक यंत्रों का नियमित प्रयोग तथा अभ्यास का सहारा लिया जा सकता है। जी हाँ, श्रवण सहायक यंत्र आता है, उसको लगा करके अच्छे तरीके से आप सुन सकते हैं, ठीक है, और अपना काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऊंचा सुनने वाला बालक, ठीक है। और इसके बारे में कुछ और पॉइंट दिया गया है कि ऐसे बालकों की देखभाल इस प्रकार की जाए ताकि इन्हें अपनी अक्षमता का बोध न हो सके। मतलब कि इसका किसी प्रकार से उपहास नहीं करना चाहिए, है ना, इस प्रकार के बालक को, ठीक है। कह रहा है कि आगे कम सुनने वालों में उन कौशलों की कमी पाई जाती है जिनका संबंध सुनने से होता है। कभी ये बहुत जोर से बोलते हैं, कभी धीरे से बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पर। कह रहा है कि दृष्टि दोष। चलिए अभी तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कम सुनने वाले और ऊंचा सुनने वाले, ठीक है, मतलब कि पूर्ण रूप से यहाँ पर कम सुनने वाले और ऊंचा सुनने वाले को अब देखेंगे। दृष्टि दोष यानी कि जो बालक क्या हो, आँख से जिनका प्रॉब्लम हो, मतलब दृष्टि दोष हो, ठीक है। तो दृष्टि दोष युक्त विकलांग बालक मतलब कि ऐसा दोष जिसके कारण या तो कुछ भी दिखाई नहीं देता हो, है ना, ऐसा होता है ना कि कोई बच्चे हैं जिनको कुछ भी दिखता नहीं है ना, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, अथवा जिनमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। दृष्टि दोष इसी को कहा जाता है।
तथा इस दोष के शिकार बालक दृष्टि विकलांग कहलाता है। और दृष्टि विकलांग बालकों के कई प्रकार हो सकते हैं, है ना, जैसे कि कमजोर दृष्टि वाले, पूरी तरह से अंधे, या फिर अपूर्ण अंधे। मतलब कि 3 भाग में इसको बांट दिया गया है ना। कमजोर दृष्टि वाले, तो कमजोर दृष्टि वाले तो कोई समस्या नहीं, आप चश्मा लगा लीजिए, काम हो जाएगा, है ना। जो पूरी तरह से अंधे हैं उनके लिए थोड़ा सा समस्या है आपका। अब देखिए यहाँ पर आगे इसी के बारे में कुछ दिया गया, जैसे कि दृष्टि दोष युक्त बालकों को चलने में, उठने बैठने, विद्यालयों की गतिविधियों में भाग लेने में असुविधा होती है ना। अगर दृष्टि दोष है तो फिर तो असुविधा होगी ही, जब उनको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, है ना। कह रहा है कि दृष्टि दोष होने के कारण बालक हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। नेत्र के दोषपूर्ण होने के कारण ज्ञान को ग्रहण करने में असुविधा होती है, और ऐसे बालकों को उचित सामाजिक संवेगात्मक समायोजन में असुविधा होती है। इनमें से कुछ को विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसा उपकरण है जिसको लगाने से काम हो सकता है ना। अब है कि दृष्टि दोष के कारण क्या है दोस्तों, है ना। दृष्टि दोष होने के कारण क्या हैं, तो बहुत सारे कारण हैं जो आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहला कारण है कि बालक के शुरुआती जीवन में दिया जाने वाला भोजन सबसे महत्वपूर्ण है ना। अगर बच्चे को पूरा पौष्टिक भोजन, विटामिन ए, है ना जी, विटामिन की अगर कमी हो गई है शरीर में तो उनको ये दोष हो सकता है। कुपोषण का अगर शिकार है तो ये दोष हो सकता है। प्रसव के समय होने वाली असावधानियों की वजह से हो सकता है। तीसरा है कि बहुत कम रोशनी या अधिक रोशनी, गहरे रंग वाली रोशनी में पढ़ना, हिलती डुलती रोशनी में पढ़ना, तथा बहुत देर तक कंप्यूटर पर कार्य करना, बहुत पास से टीवी देखने से भी दृष्टि दोष हो सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो आपके घर में अपने बच्चे को मतलब कि इससे देखभाल कर सकते हैं और उसको इससे दूर रख सकते हैं। कह रहा है कि शरीर में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी होता है। डायबिटीज, मलेरिया आदि बीमारियों जिससे शरीर में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। गर्भकाल में माँ का अशांत रहना, दुर्घटना का शिकार होना, ये सभी कारण हो सकता है। माँ बाप से दृष्टि दोष का अपनी संतति में स्थानांतरण। जी हाँ, अगर आपके माता पिता इस प्रकार से ग्रसित हैं तो आप बच्चे में भी मतलब कि स्थानांतरण हो जाता है। दृष्टि दोष युक्त बालकों की शिक्षा। अब है कि यहाँ पर दृष्टि दोष बालकों की शिक्षा आखिर किस प्रकार से दी जाए, है ना। तो कह रहा है पहला जो है वो है पूर्ण रूप से अंधे बालकों की शिक्षा, है ना। जो पूर्ण रूप से अंधे बालक हैं उनकी शिक्षा कैसे होनी चाहिए, तो इनके लिए एक ब्रेल लिपि, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्ण रूप से अंधे बालकों की शिक्षा के लिए किस लिपि का प्रयोग होता है, तो ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है ना। चलिए, कह रहा है कि यदि बालक पूरी तरह से अंधा है तो उसे अंध विद्यालयों में भेजना चाहिए तथा विशेष शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि ब्रेल लिपि, व्यक्तिगत शिक्षण या फिर स्वक्रिय एकीकृत शिक्षण। इन विधियों के माध्यम से पूर्ण रूपेण दृष्टि दोष युक्त बालक वातावरण से समायोजन करना सीख सकते हैं। पूर्ण रूपेण अंधे बालकों का पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि वे पढ़ने, लिखने, जानने तथा अपने वातावरण को समझने के योग्य बन सके, है ना। ब्रेल लिपि इसमें सबसे सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। तो ये ब्रेल लिपि आप याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब कह रहा है कि पाठ्यक्रम में निम्न बातों को लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है ना। जो उसका पाठ्यक्रम होगा, जो पूर्ण रूप से अंधे बालक है तो उनका पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए और क्या होनी चाहिए उनके पाठ्यक्रम में, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कह रहा है कि दृष्टि दोष युक्त विकलांग बालकों की शिक्षा। तो दृष्टि दोष युक्त विकलांग बालकों की शिक्षा कह रहा है कि ऐसे बालक जो पूरी तरह से अंधे नहीं हैं, है ना। अभी तो हम देखें कि जो पूरी तरह से अंधे हैं, अब है कि जो पूरी तरीके से अंधे नहीं हैं, जिनकी दृष्टि क्या है, कमज़ोर है, मतलब कि धुंधला दिख रहा हो या फिर कोई और भी समस्या हो, तो उनकी शिक्षा सामान्य बालकों के साथ नियमित कक्षाओं में कराई जा सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और परंतु ऐसे बालकों के समायोजन तथा शिक्षा प्राप्त करने में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। और कौन कौन बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, तो कह रहा है कि ऐसे बालकों को दृष्टि यंत्रों के उपयोग की आदत डालने का अभ्यास कराना चाहिए, है ना। क्योंकि उनको कम दिखाई दे रहा है तो दृष्टि यंत्र अगर लगाएंगे तभी उनको दिखाई देगा, है ना। दूसरा है कि ऐसे बालकों का दृष्टि परीक्षण करवा करके उनके नेत्र उपयुक्त लेंस से चश्मे का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनके देखने की मतलब वो देख सके, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर उपाय बताए गए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों, अगला जो विशिष्ट बालक है वो है प्रतिभाशाली बालक। जी हाँ, प्रतिभाशाली जो बालक होता है ये भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखे जाने का कारण ऐसे बालकों में उच्च बुद्धि तथा अभिक्षमताओं का पाया जाना, है ना। विशिष्ट प्रतिभाशाली का मतलब क्या हुआ, इसमें उच्च बुद्धि है ना। इसकी बुद्धि लब्धि क्या है, काफ़ी अधिक है ना।
और प्रतिभाशाली बालक को मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लुसीटो ने प्रतिभाशाली शब्द की व्याख्या 5 भागों में विभाजित करके किया है, लुसीटो मनोवैज्ञानिक के द्वारा, ठीक है। और ये 5 भाग में इसको बांटा गया है और ये पांचों भाग आप यहाँ से देख सकते हैं। कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को प्रतिभाशाली माना गया है जिन्होंने किसी विशेष व्यवसाय में उच्च स्थान प्राप्त किया हो, ठीक है, इसको भी हम प्रतिभाशाली कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि द्वितीय वर्ग में ऐसे व्यक्तियों को प्रतिभाशाली माना गया है जो बुद्धि लब्धि की दृष्टि से क्या हो दोस्तों, तो उच्च हो, मतलब कि उनका बुद्धि लब्धि क्या हो, 120 से अधिक हो, मतलब कि परंतु बुद्धि लब्धि के वितरण का कोई सुनिश्चित विधेयक बिंदु निर्धारित नहीं है, फिर भी मनोवैज्ञानिक 120 से ऊपर, जी हाँ यहाँ पर कह रहा है 120 से ऊपर बुद्धि लब्धि रखने वाले विद्यार्थियों को प्रतिभाशाली मानता है। ऐसे प्रतिभाशाली 130-40 से ऊपर वाले को कहा जाता है, लेकिन 120 से ऊपर वाले को भी मतलब कि प्रतिभाशाली के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि तृतीय वर्ग में ऐसे विद्यार्थियों या व्यक्तियों को प्रतिभाशाली माना जाता है दोस्तों जिनको विशेष वर्ग यानी कि कला में, संगीत में, सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त हो, तो इस तरह के बालक को भी प्रतिभाशाली कह सकते हैं। और चौथा यहाँ पर दिया है कि चतुर्थ वर्ग में ऐसे बालक या व्यक्ति जो किसी समूह में निश्चित अनुपात या प्रतिशत में आते हैं उसको भी प्रतिभाशाली माना गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर वजह है जिनको प्रतिभाशाली में डाला गया है। अब है कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो प्रतिभाशाली जो बालक है उसका पहचान करने के भी कुछ नियम है ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में प्रतिभाशाली बालक होते हैं, बिल्कुल सही है ना। हर एक स्कूल में, हर एक गांव में प्रतिभाशाली बालक होता है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है और उसको सही दिशा देने की ज़रूरत है। कह रहा है कि परंतु इसकी पहचान करना इतना आसान नहीं होता है। निम्नलिखित विधियों प्रविधियों का प्रयोग करके प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान किया जा सकता है। बहुत सारे नियम प्रविधि के द्वारा, और ये नियम प्रविधि क्या है, तो कह रहा है कि सबसे पहला जो है वो है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करके प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, तो याद रखिएगा बुद्धि परीक्षण के द्वारा। दूसरा जो पॉइंट है, स्कूल के अंक पत्र तथा संचयी पत्रों से भी बालकों की प्रतिभा का पता चलता है कि किस बच्चे का अंक ज़्यादा आ रहा है, किस बच्चे का कम आ रहा है, कौन बच्चे हर वर्ष टॉप कर रहे हैं, कौन से बच्चे हर साल पीछे हैं, है ना, कौन से बच्चे खेलने में आगे हैं, कौन से बच्चे कोई और क्रिया करने में आगे हैं, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है कि मानवीकृत उपलब्धि परीक्षणों के प्रयोग द्वारा भी प्रतिभाशाली बालकों को पहचाना जा सकता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए अध्यापक व्यक्तियों से भी सूचनाएं एकत्रित कर सकता है ना। तो इस प्रकार से भी उसकी पहचान हो सकती है। और चलिए यहाँ पर देखिए कुछ और दिया हुआ है कि डिहान और कफ ने शिक्षकों के लिए प्रकाशित निर्देश पुस्तिका में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के गुणों की सूची तैयार किया है, जिसके आधार पर भी विद्यार्थियों की पहचान किया जा सकता है। और यहाँ पर कुछ सूची दिया हुआ है, तो इस आधार पर भी प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकते हैं दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान उपरोक्त विधियों या प्रविधियों का प्रयोग करके किया जा सकता है। बालकों की पहचान के लिए विशेष बुद्धि परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षणों का संचालन किया जाता है। बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। भारत में ये परीक्षाएं एनसीईआरटी और एससीईआरटी संस्थाओं द्वारा ली जाती है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी तथा मनोवैज्ञानिक केंद्रों द्वारा समय समय पर प्रतिभाशाली बालकों की खोज के लिए प्रशिक्षण भी कराए जाते हैं। अब है कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं इनको शिक्षा कैसे दी जाती है। देखिए काफ़ी डिटेल से यहाँ पर आपको दिया गया है, हर एक पॉइंट को यहाँ पर आपको मतलब कि यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होंगे उनको शिक्षा कैसे दी जाएगी, तो उनको शिक्षा देने के लिए यहाँ पर 3 उपागम उपयोग में लाया जा सकता है। जो पहला है वो है त्वरण उपागम। त्वरण उपागम में क्या यहाँ पर दिया है, तो इस उपागम के अनुसार 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है दोस्तों कि वर्ष में 1 से अधिक बार अगली कक्षा में प्रवेश देना या फिर प्रोन्नति करना। दूसरा है कि 3 वर्ष की विषय सामग्री को 2 वर्ष में पढ़ा देना। जो प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए है ये सभी, ठीक है। तीसरा है कि लचीली शैक्षिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे खुला विद्यालय,
पत्राचार, पाठ्यक्रम आदि के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सीखने की गति को बढ़ावा दिया जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों को मानना है कि ऐसा करने से बालकों का सांवेगिक तथा सामाजिक विकास बाधित होता है, परंतु ये मत शोध पर आधारित नहीं है। तो ये सभी कारण है दोस्तों, ये सभी चीज़ें हैं जिनसे बालकों की शिक्षा दी जा सकती है जो प्रतिभाशाली बालक हैं। दूसरा पॉइंट है आपका संवर्धन उपागम, और तीसरा पॉइंट आपको भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला जो हम चलते हैं वो है पिछड़े विद्यार्थी। जी हाँ, ये भी प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आता है। पिछड़े बालक मतलब कि पिछड़े विद्यार्थी से तात्पर्य ऐसे बालक से हैं जो बार बार समझाने पर भी नहीं समझता है तथा सामान्य बालकों की भांति प्रगति नहीं कर पाता है ना। मतलब कि उनको बार बार एक ही चीज़ समझा रहे हैं, फिर भी उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं जा रहा है। बाकी सभी बच्चे समझ रहे हैं, है ना, बाकी जितने भी कक्षा में बच्चे हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे हैं जो नहीं समझ रहे हैं, तो इनको रखा जाता है पिछड़े बालक के अंतर्गत। और इस प्रकार पिछड़े बालक सामान्य बालकों की तुलना में पढ़ने लिखने में पीछे होते हैं, और इसीलिए ऐसे बालक कक्षा में कई बार क्या हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी कि फेल कर जाते हैं। और बालकों का पिछड़ापन दो प्रकार का होता है, एक तो मानसिक पिछड़ापन और दूसरा शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़ापन। ठीक है, तो ये दो प्रकार हो गया। मानसिक पिछड़ापन का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि पिछड़ा बालक सदैव मानसिक रूप से मंद नहीं होता। यह देखने में आया है कि मानसिक सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालक भी शैक्षिक प्रगति से में पिछड़ जाते हैं। अब सोनेल महोदय का क्या कहना है, तो सोनेल महोदय कह रहे हैं कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक कमी का परिचय देता है। और बर्ट महोदय का क्या कहना है दोस्तों, तो ये कथन आप जरूर याद रखिएगा, सोनेल का और बर्ट वाला। कह रहा है कि बर्ट महोदय का कथन है कि पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपने विद्यालयी जीवन के मध्यकाल लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा का वह कार्य नहीं कर सकता है जो उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य हैं, तभी हम उसको कह सकते हैं पिछड़ा बालक। ठीक है, मतलब कि अपना सामान्य उम्र में भी अपना जो सामान्य काम है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको पिछड़ा बालक कहेंगे। ठीक है, चलिए पिछड़े बालक की पहचान के लिए और क्या कर सकते हैं, तो बर्ट के अनुसार कह रहा है कि ऐसा बालक जिसका शैक्षिक अनुपात क्या हो, 85 से कम हो। ठीक है, तो शैक्षिक अनुपात जिनका 85 से कम हो उसको रखेंगे पिछड़े बालक के अंतर्गत। कह रहा है कि पिछड़ा बालक कहलाता है वही। कह रहा है कि बालकों की शैक्षिक अनुपात निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तो ये सूत्र भी आप याद रखिएगा, है ना, कि पिछड़े बालक की पहचान हम किस सूत्र से, तो शैक्षिक अनुपात निकाल करके पता लगा सकते हैं। और जिनका जो शैक्षिक अनुपात अगर 85 से कम है तो वो पिछड़े बालक के अंतर्गत आएंगे। और ये निकालने के लिए शैक्षिक बटा अनुक्रमिक आयु गुने 100, ये सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। कह रहा है कि इसके अतिरिक्त भी जो पिछड़े बालक है उसकी पहचान अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि बुद्धि परीक्षण हो गया, निष्पत्ति परीक्षण हो गया, व्यक्तित्व परीक्षण हो गया, निदानात्मक परीक्षण हो गया और व्यक्तित्व अध्ययन हो गया। तो ये जो प्रकार है ना, तो ये वाला आप नोट कर लीजिएगा, ये वाला आपको ऑप्शन में छांटने के लिए मिल सकता है ना, कि जो पिछड़े बालक हैं उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, तो इन सभी प्रयोगों के माध्यम से कर सकते हैं। अब है कि पिछड़े बालक की शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, है ना, जो पिछड़े बालक हैं उसके शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, तो इसके बारे में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि पिछड़ेपन की पहचान हो जाने पर उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था निम्न प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको दिया है कि जो पिछड़े बालक है उसकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि पिछड़ेपन की समस्या के कारण का सही पता लगाना, है ना, सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए आखिर बच्चा वो पिछड़ क्यों रहा है। ठीक है, छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाए, है ना। दूसरा पॉइंट है कि पिछड़े बालकों को बौद्धिक स्तर, रुचि, ग्रहण करने की क्षमता के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। और तीसरा है कि बालक को उचित पारिवारिक और विद्यालय वातावरण प्रदान किया जाए। तो ये सभी कारण है जिसके वजह से ये अगर पता लगा लेते हैं तो पिछड़े बालक की पहचान
कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए अब है कि बाल अपराधी बालक। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है बाल अपराधी बालक, है ना। कोई कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन में ही मतलब कि ऐसे अपराध कर देते हैं जो बड़े भी नहीं कर पाते हैं, और फिर इसको दंड के रूप में भी कुछ कुछ सजाएं दी जाती हैं। इसी को कहा जाता है बाल अपराधी बालक। चलिए, बाल अपराधी बालक का संबंध जो होता है ये बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्ष जैसे कि सामाजिक, संवेगात्मक आदि पक्षों से होता है। किसी भी पक्ष का संयोजन करने में यदि बालक असफल रहता है तो वो बाल अपराधी बन जाता है। बाल अपराध का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों रास्ते से भटक जाना, यानी कि जो बच्चा है ना उसको रास्ता पर नहीं ले जाया गया, उसको उस तरीके से बचपन से नहीं सिखाया गया, इसलिए वो क्या हो गया है, रास्ते से भटक गया है या फिर गिर पड़ना इसका अर्थ होता है। हीली के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या फिर भटक जाता है उसको कहते हैं बाल अपराधी बालक। ठीक है, यानी कि वो अपने रास्ते से भटक गया है, इसके वजह से वो बाल अपराध बन गया है। अगर उसको सही दिशा दी जाए तो वो भी एक मतलब अच्छे बालक बन सकता है। अब है कि सिरिल बर्ट के अनुसार, याद रखिएगा ये कथन पूछा जा सकता है ना, बाल अपराधी बालक के संबंध में। कह रहा है कि यह बालक वैधानिक रूप से उस समय अपराधी कहलाता है जब उसके समाज विरोधी कार्य इतने गंभीर हो जाते हैं कि सरकार उन पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करती है या कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस करती है। मतलब कि कुछ ज़्यादा ही तांडव करने लगते हैं बालक, है ना। कह रहा है कि बाल अपराधी व्यवहार के अंतर्गत न्यू मेयर के अनुसार ऐसे समाज विरोधी व्यवहार आते हैं जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये थे बाल अपराधी बालक जो समाज के लिए मतलब कि वो भटक गए हैं, समाज से थोड़ा सा वो रास्ते पर नहीं है, इसलिए वो उस बाल अपराधी बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डेली 9 बजे से तैयार रहिएगा क्लास, है ना। आज आपका 4 यूनिट समाप्त हो जाएगा और मंडे से आपका यूनिट 5 आपका शुरू होगा। ठीक है, 4 यूनिट लगभग आधा खत्म हो गया और 8 यूनिट टोटल है, 8 में 4 आपका हो गया, 4 आपका और बचा हुआ है, उसको भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए, अब है अगला पॉइंट दोस्तों कि बाल अपराधी बालक के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो स्वभाव से ये बेचैन रहते हैं, व्यक्तित्व में बेचैन रहते हैं, और समस्या के समाधान में पूर्ण नियोजन की कमी रहती है, और ये बालक अवसादग्रस्त होते हैं। तो बाल अपराधी बालक के ये लक्षण है, ये लक्षण याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको पूछा जा सकता है और यहीं से क्वेश्चन बनता है ना। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है, तो सब्जेक्टिव अगर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हैं। चलिए, बाल अपराधों के कारण क्या है। तो बाल अपराध के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक कारक और सामाजिक कारक। बालक की बौद्धिक दुर्बलता, मानसिक रोग, सांवेगिक अस्थिरता आदि भी बालकों को अपराधी बनाने में सहायक होते हैं। ये होता है आपको मनोवैज्ञानिक कारक। और दूसरा जो है वो है सामाजिक कारक, यानी कि सामाजिक कार्यों के अंतर्गत आस पड़ोस, सामाजिक परिवेश, पारिवारिक वातावरण में व्याप्त प्रतिकूल परिस्थितियां आती है। अब देखिए, कोई जो बच्चा है वो मतलब कि उसी अपराध बालक के साथ में ही हमेशा रहता है तो वो भी उसी प्रकार से बन जाता है, या फिर उसके घर में आस पड़ोस में उस प्रकार का अगर माहौल है तो भी बच्चा पर ये प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अगला है पारिवारिक वातावरण, है ना। पारिवारिक वातावरण से भी बच्चे जो होते हैं बाल अपराधी बन जाते हैं, जैसे कि घरेलू लड़ाई झगड़े होने की वजह से भी बच्चा यही सब सीखता है। ठीक है, दूसरा है कि माता पिता का बालकों पर नियंत्रण नहीं है, इस वजह से भी बाल अपराधी बन सकता है। नेक्स्ट है माता पिता में से किसी एक की अगर मृत्यु होना। तीसरा है परिवार के किसी सदस्य का अपराधी प्रवृत्ति का होना, तो ये भी बच्चों पर गहरा प्रभाव डालता है। अगला है कि बालक के साथ पक्षपातपूर्ण अगर रवैया कीजिएगा तो वो भी उसको बाल अपराध बनने पर मजबूर कर देता है। अगला है कि बालक को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं मिल पाता है इसके वजह से भी। तो ये सब महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों जिसके वजह से बालक बाल अपराधी हो सकता है। अब है कि विद्यालयी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभी तो देखिए ये पारिवारिक वातावरण है ना। अब है विद्यालयी वातावरण से भी बाल अपराधी बनता है, जैसे कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, है ना। अगर उसको शिक्षा पर अच्छे तरीके से नहीं दिया जा रहा है, जो शिक्षा देने की प्रणाली है वो दोषपूर्ण है, तो भी वो
इस तरीके का बन सकता है। पाठ्यक्रम तथा अनुसूचित शिक्षण विधियां हैं, अध्यापक द्वारा किया गया पक्षपातपूर्ण व्यवहार है ना, तो इस प्रकार का व्यवहार अध्यापकों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, है ना। उचित अनुशासन का अभाव, शैक्षिक असफलता व पिछड़ापन, साथियों का समाज विरोधी व्यवहार, तो ये सभी भी कारण है जिससे बच्चा क्या हो जाएगा, तो बाल अपराधी बन सकता है। तो ये विद्यालयी वातावरण का प्रभाव था। अब जो पॉइंट है वो बाल अपराधी की शिक्षा, जो बाल अपराध बच्चे हैं उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, है ना, उसको कैसे शिक्षा दी जाए। तो ये है आपको कि आज के समय में बाल अपराधी को दंड न दे करके उनके सुधार के उपाय किए जाते हैं। जी हाँ, तो उनमें सुधार लाना चाहिए और सुधार गृह भी बनाया गया है सरकार के द्वारा। जो भी बाल अपराध बालक है, जो 18 साल से कम उम्र के बालक है, उसी को बाल अपराध में रखा जाता है ना। बाल अपराध की रोकथाम दो प्रकार से की जाती है, एक तो रोकथाम के प्रयत्न किए जाते हैं और दूसरा है सुधारात्मक प्रयत्न किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से डिटेल से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब है दोस्तों कि पिछड़े बालक व उनका पाठ्यक्रम, यानी कि जो पिछड़े बालक है उनका पाठ्यक्रम कैसा होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर दिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मंद बुद्धि बालक और उनका पाठ्यक्रम, तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि शारीरिक दोष वाले पिछड़े बालक और उनका पाठ्यक्रम, मतलब कि जितने यहाँ पर जो बालक थे शारीरिक दोष वाले जो बालक हैं उनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये आपको दिया हुआ है। और जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए पाठ्यक्रम सभी के लिए आपको यहाँ पर दिया है। देखिए, तो अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको दे दिया है विशिष्ट बालकों हेतु विभिन्न स्तर पर पाठ्यक्रम, यानी कि प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल से हम देख लेते हैं। जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए विभिन्न स्तर पर जो यहाँ पर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। कह रहा है कि विशिष्ट बालकों के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रम ऐसा हो जो विभिन्न शैक्षिक स्तरों के बालकों व उन बातों का विकास कर सके जो व्यक्तित्व के प्रमुख अंग है। इस संबंध में पाठ्यक्रम के निर्माण के समय मूल रूप से दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला है कि बालकों की आयु एवं उसका शैक्षिक स्तर, और दूसरा है व्यक्तित्व का वह विशेष अंग जिसका विकास किया जाना है। इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर कह रहा है कि शारीरिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, सांवेगिक विकास के लिए। इस दृष्टि से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर 4 विषय ही पर्याप्त हैं, है ना। मातृभाषा, एक तो मातृभाषा हो गया, गणित है और विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन है ना। 4 ही भाषा, 4 ही सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है प्राथमिक स्तर पर, यह पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। ये हो गया प्राथमिक स्तर पर। इसके बाद है दोस्तों आपका माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार का पाठ्यक्रम दिया गया है, तो कह रहा है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत थोड़ा परिवर्तन किया जाए, क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ बालकों की बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। और इस प्रकार इस स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद राष्ट्रभाषा, फिर है गणित और सामाजिक विज्ञान, फिर सामाजिक अध्ययन हो गया, फिर विभिन्न कलाओं में से बच्चों की रुचि के अनुसार कोई भी एक कला। यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी कि 6 विषय यहाँ पर आपको दिया गया है माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, अब है कि पाठ्यक्रम की दृष्टि से तो यहाँ पर देखिए मानसिक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु यहाँ पर होनी चाहिए, सांवेगिक विकास हेतु, सामाजिक विकास की दृष्टि से, नैतिक विकास हेतु, है ना। तो इसको भी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम का किस प्रकार से होनी चाहिए। तो पाठ्य वस्तु की दृष्टि से यहाँ पर कह रहा है कि चूंकि विद्यार्थियों में बौद्धिक दृष्टि से काफ़ी परिपक्वता आ जाती है उच्च स्तर पर, यानी कि लगभग बच्चा अब कहाँ चला गया, तो 12 से 18 साल में चला गया है। ठीक है, रुचियाँ अपना स्पष्ट प्रभाव दिखाने लगती है, जीवन मूल्य भी स्पष्ट झलकने लगता है। अतः इन दृष्टियों से विद्यार्थियों को अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी रुचियों, बौद्धिक क्षमताओं आदि की दृष्टि से विषयों की चयन में छूट होनी चाहिए और उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप उन्हें इच्छा से किसी अन्य भाषा के अध्ययन की भी सुविधा होनी चाहिए। और इस प्रकार इस स्तर पर 3 विषयों का अध्ययन सरलता से कराया जा सकता है, जैसे कि पहला है सामाजिक, फिर है समान विज्ञान, और तीसरा है भाषाओं के समूह में से स्वेच्छा से चयन का अध्ययन। मतलब कि जब बच्चा ग्रेजुएशन में चला जाता है तो आप
जैसे कि आर्ट्स कोई लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई लैंग्वेज लेता है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर आपको दिया गया है ना। सामाजिक विज्ञान हो गया, सामाजिक ज्ञान हो गया। और चौथा पॉइंट में दिया गया है कि किसी भी विदेशी भाषा का अध्ययन यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ यह आवश्यक नहीं कि विदेशी भाषा देश के बाहर की ही भाषा हो, प्रांत से बाहर की भाषा का चयन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था पाठ्यक्रम से संबंधित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च में, ठीक है। अब है दोस्तों आपका कि पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी यहाँ पर आपको दिया गया है मानसिक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु और सांवेगिक विकास की दृष्टि से और सामाजिक विकास की दृष्टि से और नैतिक विकास की दृष्टि से। चलिए हम चलते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विशिष्ट समूह की शिक्षा की आवश्यकता। अब आ गया दोस्तों विशिष्ट समूह। देखिए विशिष्ट समूह भी एक विशिष्ट बालक का ही प्रकार है। ऐसे बालक जो शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक और नैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए या कमजोर हैं लेकिन बौद्धिक दृष्टि से ठीक है, उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसी को कहेंगे हम विशिष्ट समूह। देखिए बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं ना कि मान लीजिए कि वो अंधे बालक हैं, लेकिन वो अंधे तो हैं लेकिन किसी भी क्षेत्र में वो काफ़ी आगे हैं, है ना। अंधे बालक भी यहाँ पर म्यूजिशियन हो सकते हैं या फिर गाना गा सकते हैं, उसमें आगे हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों में वो काफ़ी आगे होते हैं, ठीक है। तो इसी को रखा जाता है दोस्तों विशिष्ट समूह के क्षेत्र में। मतलब कि उनका मान लीजिए कोई पैर से विकलांग है, पैर से वो विकलांग है लेकिन वो दूसरे चीज़ में ना काफ़ी आगे हैं, ठीक है। तो उनको रखा जाता है विशिष्ट समूह वाले बच्चे के श्रेणी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे विकलांग जिनके पैर या हाथ नहीं है, ठीक है, लेकिन वे कई कार्य एक हाथ या पैर से बड़ी कुशलता से कर लेते हैं। मान लीजिए कि उसका पैर नहीं है लेकिन एक ही पैर से वो इतनी कुशलता से कर लेते हैं कि जो दोनों पैर से भी व्यक्ति नहीं कर पाता है ना। तो उनको रखा जाता है विशिष्ट समूह के अंतर्गत। कई नेत्रहीन जो बड़े अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हैं, शिक्षक व कलाकार होते हैं दोस्तों, है ना। तो इनको इस प्रकार के बच्चे को रखा जाता है विशिष्ट समूह के अंतर्गत। आगे है कि प्रशिक्षण उनके लिए उपयोगी होता है जो बौद्धिक दृष्टि से बहुत ठीक नहीं होते, पर वे किसी भी कार्य को अनुसरण कर अभ्यास करके सीख सकते हैं। इसलिए शिक्षा उनके लिए काफ़ी आवश्यक है और इस बच्चे को रखा जाता है विशिष्ट समूह के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विशिष्ट समूह में ऐसे बालक आते हैं जिनकी बुद्धि जो लब्धि है वो 120 या इससे भी अधिक होती है ना। इनकी बुद्धि लब्धि क्या है, काफ़ी अधिक है, बस ये किसी रूप में ये विकलांग हो गए हैं, है ना, तो दिव्यांग हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो बुद्धि लब्धि है ये काफ़ी आगे है और इनको रखा जाता है विशिष्ट समूह के अंतर्गत, ठीक है। इन बालकों में ध्यान केंद्रित करने की जो शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है और उन्हें यदि थोड़ा सा भी मार्गदर्शन मिल जाए तो अपना मार्ग स्वयं खोज लेते हैं और बिना थके घंटों तक अपने कार्य में वो व्यस्त रहते हैं और इसीलिए इनको रखा जाता है विशिष्ट समूह के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। तो इनसे संबंधित यहाँ पर काफ़ी डिटेल में आपको दिया गया है, आप इसको पढ़िएगा और इसको समझिएगा, काफ़ी आसान भाषा में दिया है। अब है कि विशिष्ट समूह के जो बालक होंगे उनका पाठ्यक्रम कैसा होगा, है ना। विशिष्ट समूह के बालक और पाठ्यक्रम कह रहा है कि जिन विशेषताओं या कमियों के कारण बालकों को विशिष्ट श्रेणी में रखा गया है उनके लिए समान पाठ्यक्रम निर्धारित करना न्याय संगत नहीं होगा। कह रहा है कि हमें प्रत्येक कमी या विश्लेषण के लिए अलग अलग प्रकार का पाठ्यक्रम यहाँ पर निर्धारित करना होगा। ये बालक सामान्य पाठ्यक्रम से संतुष्ट नहीं होते हैं, जिज्ञासु कर्मठ होने के कारण बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए ऐसे छात्रों के लिए अलग पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में छांटने कोई ऑप्शन में काम देगा आपको, ठीक है। अगला है कि अपेक्षाकृत कुछ कठिन व विस्तृत पाठ्यक्रम होनी चाहिए इन सभी बालकों के लिए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित विषयों का समावेश उसमें होना चाहिए। तर्क, चिंतन, अनुसंधान पर आधारित विषय वस्तु होनी चाहिए। उन्हें नेतृत्व के अवसर का प्रदान करनी चाहिए। मतलब कि इस प्रकार के जो बालक होते हैं ना ये प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आते हैं, बस ये किसी रूप में ये मतलब कि दिव्यांग हो गए हैं, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है कि विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट कक्षाएं भी होनी चाहिए, आपको इसके बारे में दिया गया है। विशिष्ट विद्यालयों का संगठन होना चाहिए दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है कि विशिष्ट समूह और विशिष्ट शिक्षण विधियां व प्रविधियां, है ना, इनके लिए होनी चाहिए।
ठीक है, चलिए इसको आप यहाँ पर देखिएगा। अब है कि विशिष्ट समूह और शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट है विशिष्ट समूह हेतु शिक्षक की सक्रियता, है ना, काफ़ी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब है कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं शिक्षा से संबंधित। ठीक है, तो इसको भी देखना यहाँ पर ज़रूरी है। जो मेन पॉइंट है, संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं और वो बच्चे से जुड़े हुए हैं, जिनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है और ये बार बार यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं संविधान में क्या प्रावधान किया गया है शिक्षा से संबंधित। कह रहा कि हम संविधान के शिक्षा से संबंधित दायित्व की चर्चा निम्नलिखित ढंग से कर सकते हैं। पहला है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। जी हाँ, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये हमारे संविधान में कही गई। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आप अनुच्छेद 21 का ये भी आप पढ़े होंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो बच्चे 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, है ना, इनको 2002 में ईस्वी में जोड़ा गया था ना आपको। ठीक है, तो 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था कि जो बच्चे 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये मौलिक अधिकार में हमारा वर्णन है। और अगला जो पॉइंट दिया है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रबंध संबंधी दायित्व, तो ये भी व्यवस्था किया गया है आपको संविधान में, है ना। आप अनुच्छेद 29 पढ़े होंगे, आप अनुच्छेद 30 पढ़े होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 29-30 में इस सभी की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 29-30 जो है ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है और कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा प्रबंध संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29-30 में वर्णन इसको मिलेगा। आप इसको डिटेल से यहाँ पर पढ़िएगा, अनुच्छेद 29-30 के बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों, धार्मिक विचारों, भाषाओं, लिपियों और संस्कृतियों की सुरक्षा के लिए यदि पर्याप्त रूप से संरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती तो संविधान की मूल भावना प्रजातंत्र को ठेस पहुंचाएगी। ठीक है, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग मतलब जिनकी संख्या क्या हो, कम है, जैसे कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, तो ये सभी आते हैं अल्पसंख्यक के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, तो उनके लिए ये प्रावधान आपको यहाँ पर संविधान में किया गया है। तो आप इसको डिटेल से यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी यहाँ पर डिटेल से आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुच्छेद 45। देखिए अनुच्छेद 45 में भी शिक्षा से संबंधित वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 45 में, एक मिनट थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए अनुच्छेद 45 में भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 45 में भी वर्णन है आपका। अनुच्छेद 21 के ए में भी वर्णन है ना। तो ये नीति निर्देशक तत्व में भी इसका वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत बार आपको बता चुके हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है, भाग 4 में है आपका। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस बात के लिए प्रयत्नशील होगा कि वह इस संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के दायित्व को निभाए। तो ये था कि संविधान जब लागू होगा 10 साल तक ये पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन आज तक इसको पूरा नहीं हो पाया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आपको और भी बहुत सारा डिटेल्स में आपको यहाँ पर दिया गया है। बुनियादी शिक्षा का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य दिया है। बुनियादी शिक्षा 1937 का मुख्य उद्देश्य है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा का ध्येय गरीब बालकों को आत्मनिर्भर बनाना था, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज देश को दोस्तों 75 साल से भी ज़्यादा हो गया आज़ादी का, लेकिन आज भी हम इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाए हैं कि जो बच्चे हैं, जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षा को भी मतलब कि पूर्ण शिक्षा मतलब कि यहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं हो पाई है अभी भी, है ना। लेकिन उस समय बोला गया था कि आज़ादी के 10 साल बाद इसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन आज 75 साल हो गया फिर भी इसको पूरा नहीं किया गया है। अब इस पूरा नहीं किया गया, आखिर इसका कारण क्या है? तो बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से ये पूरा नहीं हो पाया है। जैसे कि कारण दिया हुआ है कि वित्तीय संसाधनों की कमी है ना। छोटे छोटे गांव हैं, विद्यार्थियों की संख्या में विस्फोटक मतलब कि बहुत अधिक जनसंख्या तीव्र वृद्धि हो गई है। छितरे तथा बिखरे गांव हैं, लगातार अनुत्तीर्ण होने से विद्यालय छोड़ना, इसके वजह से भी ये हो रहा है।
माँ बाप की निर्धनता के वजह से, प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ देना, या माँ बाप का असहयोग के वजह से, या प्राथमिक शिक्षा के प्रति अनदेखापन के वजह से, या लड़कियों की शिक्षा संबंधी अवरोध के वजह से, या निरक्षर लोगों की शिक्षा के प्रति अरुचि के वजह से। तो ये सभी बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से आज भी प्राथमिक शिक्षा को भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब है यहाँ आगे चलते हैं। कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया है दोस्तों, तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था 42वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन को भी मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारा संशोधन हुआ था और बहुत सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा गया था। अब इसमें क्या है शिक्षा से संबंधित, तो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। जी हाँ, जो शिक्षा जो शब्द है ना, ये पहले राज्य सूची में था, है ना, किसमें था, ये पहले राज्य सूची में था, बाद में इसको कहाँ डाला दिया गया, तो समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया, यानी कि अब इस पर जो नियम कानून बनेगा वो राज्य भी बनाएगा और केंद्र भी बना सकता है। ठीक है, तो ये शिक्षा को डाल दिया गया समवर्ती सूची में। कह रहा है कि इसके साथ ही केंद्र और राज्यों को शिक्षा का दायित्व सौंप दिया गया। इस संशोधन में यह कहा गया कि सातवीं अनुसूची की 25वीं प्रविष्टि के स्थान पर इसको जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, 25वीं प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित होगा ये। और कह रहा है कि शिक्षा में तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा सम्मिलित है, बशर्ते कि यह सूची 1 की प्रविष्टियाँ 63, 64, 65, 66 श्रमिकों की व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के अंतर्गत हो। देखिए ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, है ना। बस याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों ये शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया, राज्य सूची से हटा करके कहाँ ले जाया गया, तो समवर्ती सूची में डाल दिया गया आपका। ठीक है, चलिए अब है कि 73वें एवं 73वें संविधान संशोधन में शिक्षा संबंधी भी यहाँ पर प्रावधान किया गया था, है ना। 72वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन में भी शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसमें कह रहा है कि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेक प्रावधान यहाँ पर किए गए थे 73वें और 72वें संविधान संशोधन में। यहाँ पर कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। जी हाँ, 73वें तो आपको पता ही है कि पंचायती राज से संबंधित है, और 74वें है आपका नगर निगम से संबंधित। ये दोनों आप याद रखिएगा, है ना। और कह रहा है कि इस संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को शिक्षा संबंधी अनेक अधिकार प्रदान किए गए थे। 73वें संविधान संशोधन हुआ था आपका 1992-93 में हुआ था 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, अगला जो आपको पॉइंट है दोस्तों वो है शिक्षा का अधिकार 2005। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रधान शिक्षक के लिए पूरे सिलेबस का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। ठीक है, और डेली 9 बजे से लाइव क्लास होती है, तो लाइव क्लास भी आपको मिलेगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शिक्षा का अधिकार विधेयक 2005। देखिए शिक्षा का अधिकार विधेयक 2005 क्या है, तो इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार विधेयक 2005 में आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा इसमें दिया गया है। ठीक है, इसको आप यहाँ से डिटेल में आप पढ़िएगा, है ना। बहुत सारे धारा के बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, धारा 3 हो गया आपका, है ना, धारा 4 हो गया, धारा 4 में क्या प्रावधान किया गया, सभी चीज़ आपको यहाँ पर पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा डिटेल से, बहुत लंबा चौड़ा में आपको दिया गया है शिक्षा का अधिकार विधेयक 2005 में। अब हम चलेंगे आगे दोस्तों, है ना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, शारीरिक शिक्षा। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा क्या है आखिर, शारीरिक शिक्षा की अवधारणा और इसका क्या महत्व है। देखिए शारीरिक शिक्षा मतलब कि शरीर की शिक्षा है कि नहीं, फिजिकल एजुकेशन मतलब कि वह शिक्षा जिसके अंतर्गत छात्रों को स्वस्थ रहने को सिखाया जाता है, मतलब कि आपके शरीर जो है वो स्वस्थ कैसे रहेगा, तो वही है शारीरिक शिक्षा। कह रहा है कि उसकी महत्ता को दर्शाया जाता है, और इस शिक्षा के अंतर्गत छात्र शरीर की आवश्यकताओं, स्वच्छ रहने हेतु विभिन्न कलाओं के विषय की जानकारी एकत्रित करते हैं। विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को सम्मिलित करना शारीरिक शिक्षा का ही एक भाग है, और जिसकी सहायता से छात्रों को सक्रिय और स्वस्थ रहने की जानकारी दी जाती है। शारीरिक शिक्षा क्या है, तो शारीरिक शिक्षा में
किस किस चीज़ों की शिक्षा दी जाएगी, जैसे व्यायाम का, योग का, साफ सफाई कैसे आप रह सकते हैं, जिम्नास्टिक का, है ना। तो ये सभी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत इसमें शिक्षा दिया जाता है। तो शारीरिक शिक्षा क्या है ये आपको यहाँ पर बता दिया गया। अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा प्रदान करने का जो उद्देश्य है वो मात्र छात्रों को स्वस्थ रखना ही नहीं है, अपितु स्वस्थ तो रखना ही है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक तथा बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा जो है वो शरीर को नहीं अपितु छात्रों के मस्तिष्क एवं उसके व्यवहार में भी परिवर्तन लाने का कार्य करती है। यह छात्रों के मानसिक क्रियाओं को संतुलित रखने का कार्य करती है। यह शिक्षा का वह साधन है जो छात्रों को मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक सभी रूपों में प्रभावित करती है। शारीरिक शिक्षा क्रमबद्ध रूप से छात्रों का विकास करती है दोस्तों, और यह मानसिक बौद्धिक परिपक्वता में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा को सम्मिलित करना एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। यह छात्रों के चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण करने में भी अहम भूमिका निभाती है, और इसके विकास से छात्र समूहों में रहना सीखते हैं एवं सामाजिक कार्यों में अपना श्रम दान करते हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों के समाज के सहायक तत्व के रूप में तैयार करना, छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, भावात्मक विकास करना, संवेगात्मक पहलुओं को नियंत्रण करना, छात्रों के मांसपेशियों का विकास करना और छात्रों को गतिशील बनाना। तो ये सभी शारीरिक विकास के उद्देश्य हैं। तो ये उद्देश्य भी याद रखिएगा, यहाँ से आपको ऑप्शन छांटने में सहायता हो सकता है। अब चलते हैं शारीरिक शिक्षा का, आपको यहाँ पर महत्व भी दिया गया है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो टॉपिक जो है वो है बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति। देखिए बिहार की जो शिक्षा की जो स्थिति है ना वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो बिहार सबसे निचले पायदान पर है ना शिक्षा व्यवस्था में, ठीक है। और जबकि दूसरे चीज़ों में बिहार है आगे कुछ कुछ चीज़ों में, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में बिहार काफ़ी पीछे है दोस्तों। उसी के बारे में आपको यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट आपको दिया गया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसे कि भारत की जो अभी औसत साक्षरता दर है वो 74.04% है भारत का साक्षरता दर, लेकिन बिहार का जो साक्षरता दर है ना वो बहुत ही कम है, आपका 61% है बिहार का साक्षरता दर आपका, है ना, बहुत ही कम है बिहार का साक्षरता दर, मतलब कि औसत साक्षरता दर से भी बिहार का काफ़ी कम है। अब देखते हैं कि नया जो जनगणना होगा उसमें नया डाटा क्या आता है, अभी तो आपको यही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और भी यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखिए बिहार के भी जो जनसंख्या है ना ये 10,10,40,99,452 है ना, ये बिहार की जनसंख्या है, ठीक है। 10,40,99,452 ये बिहार की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। तो ये जनसंख्या आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है बीपीएससी में, कई बार आपको पूछा गया है। बिहार की जनसंख्या तो ये 2011 के अनुसार है ना, 10,40,99,452, ठीक है। और बिहार की जो साक्षरता दर है वो 61.8% है, ये 2011 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। और कह रहा है कि देश में ये सबसे कम है। और महिला साक्षरता दर कितना है तो 51.5, तो ये भी याद रखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ देगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो उसको हम देख लेते हैं, नहीं तो इसको हम आगे निकलते हैं दोस्तों। चलिए राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियाँ एवं नवाचार, वैश्वीकरण से संबंधित आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको निकलता हूँ। शिक्षा का व्यापारीकरण, तो वर्तमान समय में तो शिक्षा का व्यापारीकरण हो ही रहा है, देख ही रहे हैं, है ना। खास करके बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी हैं, बड़े प्राइवेट जो कॉलेजें हैं, है ना, तो फालतू का डिग्री मिल रहा है और मतलब कि शिक्षा की कोई मतलब पता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा दिया है। शिक्षक व शिक्षा की दुर्दशा, चलिए सब छोड़ता हूँ मैं। मेडिकल विद्यालयों का बाज़ार, आजकल जो मेडिकल बाज़ार विश्वविद्यालयों का बाज़ार ये काफ़ी चर्चा में रहता है। सरकारें जो है मरीज के साथ साथ क्या कर रही है, खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो डॉक्टर हैं ना प्राइवेट कॉलेज से आए हैं और मतलब कि उनके पास सिर्फ पैसे के बल पर हम कह सकते हैं कि डिग्रियां खरीद लेना, है ना।
पैसे के बल पर डिग्रियां खरीद लेना और डॉक्टर बन गए हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि सरकारें जो है वो मरीजों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है और नकली डॉक्टरों की उपाधियों को मान्यता दी जा रही है। मेडिकल कॉलेजों के बाजार का यह काला धंधा चल रहा है। और ये जो काला धंधा है ना, कहाँ चल रहा है, तो खास करके दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में ज़्यादा चल रहा है ना। मेडिकल के क्षेत्र में अब चले जाइए तो देश में करीब कह रहा है कि 80% तक जो मेडिकल कॉलेज है वो महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक ये फैला हुआ है दोस्तों, है ना। महाराष्ट्र से लेकर के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ये फैला हुआ है पूरा। मतलब कि वहाँ पर मेडिकल सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है दोस्तों। और शेष भाग में 20% में पूरा इंडिया है आपका। ठीक है, पूरा दक्षिण भारत आपका मेडिकल से पड़ा हुआ है। कह रहा है कि इन असंतुलन को भी बदलने की आवश्यकता है और सेवा के इस क्षेत्र को सेवा भाव से देखिए और संवारिए, है ना। मतलब कि यहाँ पर पैसे के बल पर डिग्री लेता है, डॉक्टर बन जाता है ना। और झोला छाप इसी को कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, विदेशी संस्थाओं का आकर्षण, शिक्षा के लिए आयोग और उनकी चुनौतियों की स्थिति, शिक्षा में नवीन नवाचार, ड्यूकोम्प स्मार्ट क्लास। चलिए ये सब भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको अब जो लास्ट टॉपिक है वो है राज्य में विद्यालय की तैयारियों में संस्थाओं की अपेक्षा। जी हाँ, ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि बिहार राज्य शैक्षिक दृष्टि से क्या है, तो एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गिरती हुई स्थिति से भी क्या है, सभी चिंतित है। मतलब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लक्चर व्यवस्था है, सबसे निचले पायदान पर है। न ही स्कूल में टीचर हैं, है ना, और न ही बच्चे आते भी हैं तो मतलब कि ऐसे ही घूर के चले जाते हैं, है ना। टीचर भी हैं तो सभी सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं। बहाल इतना मतलब कि सीट खाली है लेकिन सरकार उसकी बहाली नहीं कर रही है। सिर्फ चुनाव देखते रहती है सरकार कि चुनाव कब आने वाला है। बस चुनाव आएगा और उस समय आपको 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, इतना शिक्षक बहाल करेंगे, इतना शिक्षक बहाल करेंगे, और 5 साल में कुछ नहीं कर पाता है। बस 10-20 हज़ार बहाल कर दिया, खिस्सा खत्म हो गया। ठीक है, तो यही स्थिति है बिहार की, है ना। बिहार के तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। आप देख ही रहे हैं, स्कूल का नया नया स्कूल आप बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, लेकिन उसमें आप टीचर तो बहाल कीजिएगा तब तो उसमें पढ़ाई होगा, है कि नहीं। चलिए कह रहा है दोस्तों, राज्य स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है जिससे शिक्षा का मौलिक अधिकार बच्चों को दिया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान चलाने से नहीं होगा ना, सर्व शिक्षा अभियान चलाने से नहीं होगा। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षक भी होना जरूरी है, तभी तो सभी के पास शिक्षा पहुंच सकता है। सर्व शिक्षा मतलब कि सभी के पास शिक्षा। ठीक है, तो सभी के पास शिक्षा कैसे पहुंचेगा, जब तक शिक्षक नहीं होंगे तो कैसे शिक्षा पहुंचेगा। और आप शिक्षक बहाली ही नहीं करेंगे तो बिहार में कहाँ से होगा। ठीक है, और इसके बारे में आपको कुछ कुछ यहाँ पर दिया है कि राज्य में शिक्षा की स्थिति को सुधारने में संस्थाओं से निम्नलिखित अपेक्षाएं रखी जा रही है। क्या क्या यहाँ पर अपेक्षाएं हैं ये आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यूनिट नंबर 4 आपका यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप इसको PDF को जरूर पढ़िएगा, आपके पास जब भी समय हो आप इसको डिटेल से पढ़िएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी नीचे दिया गया है ना, तो क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा और वो भी आप यहाँ से कर लीजिएगा। तो जिनको भी ये PDF चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। ठीक है, सभी यूनिट का मिल जाएगा। ये तो DLED का है, इसके अलावा समान अध्ययन का है, इसके अलावा करेंट अफेयर का है, सभी चीज़ का आपको PDF मिल जाएगा। और जो क्लास हो रही है वो क्लास भी आपको डेली निरंतर चलते रहेगी। ठीक है, और एग्ज़ाम की बात है तो एग्ज़ाम अब लग रहा है कि अक्टूबर तक जा सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है क्योंकि सितंबर में आपका दे दिया है BPSC का एग्ज़ाम, है ना। BPSC का एग्ज़ाम है सितंबर में, वो भी 2 डेट में लिया जा रहा है, 20 और 22 सितंबर को। ठीक है, तो देखते हैं, अब लग रहा है कि अक्टूबर में जाएगा, तो अक्टूबर अब कब आएगा अभी तक तो कोई नोटिस नहीं आया है एग्ज़ाम डेट का। लेकिन आपको तैयारी करते रहना है और वीडियो को देखते रहना है। तैयारी मतलब हम तो कहेंगे कि आप कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा भी अपना समय निकाल लीजिए। ठीक है, 24 घंटा में 1 घंटा भी समय निकाल करके आप वीडियो देख लीजिए, आधा घंटा पौन घंटा वीडियो देख लीजिए, कुछ देर इसका PDF देख लीजिए, बस तैयारी हो जाएगी। ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है ना। डेली आप इतना अगर समय देते हैं तो काफ़ी है दोस्तों। ठीक है, तो हम आज इतना ही रहने देंगे और फिर हम कल तो संडे है और कल होगा लाइव वार्तालाप, है ना। कल लाइव वार्तालाप चलेगा आपका और रात में सवाल जवाब होगा। तो कल आप लोग मिलिएगा, जुड़िएगा रात में 9 बजे से लाइव। ठीक है, फेस टू फेस हम लोग बात करेंगे और
जो लोग अभी तक नए हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि क्लास ज्वाइन करें या ना करें, तो अगर आपको सफलता चाहिए तो आप हमसे जुड़िए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। ये नंबर है दोस्तों 7857824310, है ना। पीछे जो 85 टेस्ट हुआ था ना, उसको ज़रूर आप देते रहिएगा और फिर से टेस्ट का सिलसिला शुरू करेंगे। और क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए क्लास नहीं अभी कर रहे हैं, एडमिशन तो बहुत ज़्यादा है, 2000 लगभग एडमिशन है, लेकिन यहाँ पर लाइव मात्र 200 300 400 लोग रहते हैं, है ना। और इसका कारण यही है कि सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव पसंद है ना। इससे यही साबित होता है कि ऑब्जेक्टिव सभी लोगों को पसंद है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाए, अगर ऑब्जेक्टिव अभी करवाते हैं तो 500 से 600 लाइव आ जाते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही करवाएंगे। थोड़ा सा सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, है ना। इसको 10 दिन में समाप्त करके उसके बाद ऑब्जेक्टिव को भी शुरुआत किया जाएगा। तो 351 मात्र इसमें चार्ज है, बहुत कम चार्ज है और इसमें इतना ज़्यादा आपको मटेरियल मिल जाएगा, आराम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 351 दोस्तों आपको पेमेंट करना है, चार्ज है इसमें। और पेमेंट कैसे करना है, तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, अमेजन पे भी कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया गया है ऊपर वाला 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोनपे गूगल पे नंबर भी है, सभी चीज़ आपका यही है। आप इस पर पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और इसी नंबर पर भेज देना है जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैरियर परिवार थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, तभी आप लोग को और भी हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है। सीटेट की भी क्लास चल रही है दोस्तों, तो जो लोग सीटेट में अगर जुड़ना चाहते हो तो सीटेट की भी तैयारी कर सकते हैं। सीटेट दिसंबर वाला आने वाला है। ठीक है। तो आज यूनिट 4 आपका दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया गया है, इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। और इसका क्वेश्चन आंसर, इसका नोट्स भी हो गया। डेली रात में 9 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी का।